इतना नीचे गिरेंगे, इतना नीचे, इतना नीचे। ये है आपका असल कैलिबर, ये है असल काजी फायज ईसा। इतनी बड़ी ग्रेट डिसेप्शन होगी हमारे साथ, हमें समझ ही ना आई। और फिर आप बातें करते हैं कि सच बोलो सच आजाद करेगा। तो सच बोलिए ना, अपना व्हाट्सएप दीजिए, फॉरेंसिक करवाइए कि आपकी बातचीत हुई कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर साथी जजेस से कि नहीं। सच बोलिए तो पूरा बोलिए, झूठ मत बोलिए काजी साहब। और ये आप बोल रहे हैं और मुसलसल बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं आपको। और 13 जनवरी के फैसले के बाद से आप मुसलसल मीडिया पर गरज रहे हैं। कभी ये यूट्यूबर कैसे होते हैं, ये मोबाइल हाथ में आ जाए तो खुद को सहाफ़ी लोग समझने लग जाते हैं। खबर दे के तो कहते हैं जिम्मेदारी ख़त्म होगी। ये डॉन में खबर लग कैसे गई धांधली के बारे में, क्योंकि आप वर्ड धांधली को सुनना ही नहीं चाहते। आप पैनिक मारते हैं, आपके अंदर का चोर आपको तंग करता है क्योंकि आपने धांधली करवाई है इस इलेक्शन में। आपने 13 जनवरी का फैसला करके धांधली इंश्योर की है इस मुल्क में। अवाम की विल, अवाम के मैंडेट को अंडरमाइन किया आपने 13 जनवरी को। और आज आप बातें करते हैं और आप बैठ के बेंच के अंदर बैठ के आप किसी को बोलने नहीं देते, वकील को नहीं बोलने देते, उनसे बदतमीजी शुरू हो जाते हैं। उस दिन जिड़ावाला केस के दौरान आपने, इकराम चौधरी साहब इतने सीनियर वकील हैं, उनसे आपने इतनी बदतमीजी की। उनके जवान बेटे की डेथ हुई है और लोग कहते हैं कि अब सोचिए ना कितना बड़ा सदमा होगा किसी बाप के लिए कि उसका जवान बेटा दुनिया से चला जाए। कितना दिल टूटा होगा, कितना दिल रंजीदा होगा उस बाप का। आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं। हालांकि कहते हैं कि ऐसे लोगों के करीब हुआ करो, टूटे हुए दिलों के करीब हो, क्योंकि खुदा टूटे हुए दिलों में होता है। और आप ऐसे लोगों की तजलील करके आप खुद को साबित कर रहे हैं कि मैं बड़ा अजीम इंसान हूँ, मैं एक अजीम जज हूँ, बाकी सब गलत है, ये सारे के सारे सहाफ़ी गलत हैं। आप चीफ जस्टिस बन गए हैं, आपको 2 धारियों वाला अब आप पहनते हैं गाउन, तो अब आपको ये लगने लग गया है कि ओह नहीं, ये तो इदारों को तबाह कर रहे हैं। तो हम आपका ये रंग देख रहे हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं कि आप किस तरह से ये सब कुछ कर रहे हैं। हम पर गरजने बरसने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आप इस पोजीशन पर आकर कितने छोटे इंसान साबित हो रहे हैं एक बड़े ओहदे पर बैठ के। कम से कम उस ओहदे के शायाने शान ही गुफ्तगू कर लीजिए। ये रोज़ मीडिया पर बरसना गरजना, तो आपको बता दूं ये आपकी रिटायरमेंट तक, अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा आपके साथ मैच। तो वो जो आप कहते होते हैं ना कि अगर किचन में हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन से बाहर चले जाओ, तो या तो इस्तीफा दे के घर चाहिए कि आपने एक इलेक्शन चोरी करवाया, आपने फौज की मदद की, आप फौज के साथ मुलव्विस हैं इस तमाम मामले में, तो या फिर अब बर्दाश्त कीजिए। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, बर्दाश्त करो या पास कर। तो अब या तो बर्दाश्त करें या फिर पास करें और रिजाइन करके घर जाएं, क्योंकि मुझे यकीन है आप में इतनी ग्रेस नहीं है कि आप ये करेंगे। लेकिन ये रोज़ हम पे बरसेंगे तो इस बरसने से हम खामोश नहीं होंगे। ये JITs के पीछे मत छुपिए। जुर्रत है तो खुद हमें कंटेम्प्ट कीजिए, हमें डलवाइए जेलों में। हो सकता है हमारे मुंह जेल में जाने से बंद हो जाएंगे। जितना अरसा जेल में रहेंगे कोई आपके बारे में वीलॉग नहीं कर सकेंगे। यही है एक रास्ता, बाकी तो हमें कोई चीज़ चुप नहीं करवा सकती। हम आदि मुजरिम है, सच है बोलना है और ताकतवर के मुंह पे बोलना है, यही सहाफत सिखाती है और यही हम करेंगे और करते रहेंगे। आप अपने टाउटों को कहीं आपको बचा सकते हैं तो बचा लें। आज मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बहुत ही बरहम हुए मीडिया पर कि वो झूठी खबरें लगाता है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो जजेस में मुशावरत के बारे में बात कर रहे थे वो झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे? ये हम कुछ ऐसे हकायक आपके सामने लाएंगे जिससे ये साफ साबित होगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ना सिर्फ गलत बयानी कर रहे थे बल्कि अपने एक टाउट की खातिर किसी और जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे थे, किसी जर्नलिस्ट को पिच कर रहे थे। ये क्या वो बदबयानी कर रहे थे? ये आज हम आपके सामने उनका नकाब उतारते हैं कि वो जो बात कर रहे थे असल तकलीफ क्या थी और उन्होंने आज क्या किया। ये हम आपको आज एक्सक्लूसिवली असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे।
تو دیکھیے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج فرما رہے تھے، ویسے لیکن میں ایک بات کر دوں، جب 13 جنوری کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا فوج کی ساتھ ڈیل کر کے، جو الیکشن انہوں نے چوری کروایا، جو ریگنگ والا انہوں نے فیصلہ دیا، جو جس کی وجہ سے ملک میں ریگنگ ممکن ہوئی، آرٹیکل 17 کے خلاف جو انہوں نے فیصلہ دیا، آئین شکن، جمہوریت شکن اور سیاست شکن جو فیصلہ دیا انہوں نے، جمہوریت کے اوپر شب خون مارا جس فیصلے میں، تو وہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا اپنے سینئر صحافی دوست کے ساتھ، تو میں نے ان سے ذکر کیا، میں نے کہا یار بس قاضی صاحب کی لیگیسی ختم ہوگی، آج جو انہوں نے کر دیا بس اس سے نیچے اب وہ نہیں گر سکتے، بس ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے مجھے دیکھ کے اسمائل دی اور انہوں نے کہا نہیں، ابھی ان کے 9 ماہ باقی ہیں، تو ابھی وہ بہت کچھ اور کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگلے 9 ماہ میں ہو سکتا ہے وہ کیسا فیصلہ دے دیں، کچھ ایسا ٹیک اپ کر لیں کہ سب لوگ بھول جائیں گے کہ انہوں نے ایک الیکشن ریگ کروایا تھا اور لوگ دوبارہ سے ان کی واہ واہ کرنے لگ جائیں گے۔ میں نے کہا یار اب اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، اب اس کے بعد وہ جو بھی مرضی کر لیں، اب ان کا امیج نہیں بحال ہو سکتا۔ تو میرے اس صحافی دوست نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ امیج بحال کر سکتے ہیں، آپ یہ مت سمجھے کہ دس از دا لوسٹ پوائنٹ آف قاضی فائز عیسیٰ، وہ اس سے بھی نیچے گریں گے اگلے 9 ماہ میں، تم دیکھنا، کیونکہ اب جب ایک دفعہ ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا تو اب نہ ان کو پرواہ ہے کہ کیا ہوگا، اب انہوں نے نیچے ہی گرنا ہے اور مزید سے مزید نیچے گرنا ہے۔ اور پھر میں نے اپنے اس صحافی دوست کو درست ثابت ہوتے دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے قاضی صاحب وہ جو جے آئی ٹی والے معاملات میں کتنا نیچے گرے، پھر اب اس سے زیادہ نیچے آج میں نے ان کو گرتے دیکھا جب وہ کمرہ عدالت میں بینچ میں بیٹھ کے، معذرت کے ساتھ ہی سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ جھوٹ بول رہے تھے اور انتہائی دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے تھے، اور ایک کہہ کر ایک پٹیشن کو کہ یہ پٹیشن سازش نہیں ہے، اس کیس کے دوران آج خود ایک سازش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کس طرح سے۔ اب موضوع چیف جسٹس قاضی فائز کا کہنا ہے کہ جی نہیں، کوئی ججز سے مشاورت نہیں ہوئی تھی، کوئی اجلاس نہیں ہوا میرا 5 ججز کا، ایک بڑے چینل نے خبر چلا دی اور فلان ہے اور یہ اور وہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے قاضی صاحب، پہلی بات کہ اس دن میری بھی کریکشن کی گئی آپ کے سیکرٹری صاحب کی طرف سے کہ نہیں ملاقات ہوئی ججز کی، ٹھیک ہے، لیکن جو خبر تھی وہ آپ کی ہی ٹیم سے دی گئی کہ ججز کی میٹنگ ہو رہی ہے، ججز مشاورت کر رہے ہیں اس معاملے پر، ٹھیک ہے۔ اور اب حسنات ملک صاحب نے بھی جو اگلے دن ٹریبیون میں سٹوری کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ججز میں انفارمل گفتگو ہوئی اور لارجر بینچ کی بھی تجویز آئی، ٹھیک ہے۔ حسنات ملک صاحب بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور وہ کسی سیاسی جماعت یا آئی ایس آئی کے ٹاؤٹ نہیں ہیں، نہ ہی وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ٹاؤٹ ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی ان تینوں کے مشترکہ ٹاؤٹ ہے، ان کا ٹاؤٹ آپ کو معلوم ہے کون ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ بتائیے، کیا واٹس ایپ پہ اس دن آپ کی ججز سے مشاورت نہیں ہوئی؟ چیف کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کے بعد جو اس نے دھاندلی کے الزام میں آپ کا نام بھی لیا، کیا آپ کی واٹس ایپ پر ان سے مشاورت نہیں ہوئی؟ اس میں 2 کے پی کے ججز ہیں، ایک پنجاب کا جج ہے، ان میں سے 2 ججز آنے والے سالوں میں پاکستان کے چیف جسٹس بھی بنیں گے، کیا آپ کی مشاورت نہیں ہوئی ان سے؟ آپ بتائیے، کیا واٹس ایپ پر یہ بات نہیں ہوئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو مائنس کر کے لارجر بینچ بنانا چاہیے؟ 2 ججز نے یہ تجویز نہیں دی کہ لارجر بینچ بنانا چاہیے آپ کو مائنس کر کے، کیونکہ یہ الزام بہت سنگین نوعیت کا ہے اور اس کے چلنگ ایفیکٹس ہوں گے؟ بتائیے۔ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ پھر بعد میں اکثریت نے یہ بھی بات کی کہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے ورنہ بات پتہ نہیں آگے بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے جس انداز میں اپنے ٹاؤٹ کو
सुप्रीम कोर्ट बुलवा के उसका तरदीदी इंटरव्यू किया, वो तक आपने जजेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि मैं फिर पब्लिकली जाके तरदीद करने जा रहा हूं। मैं जिम्मेदारी से जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हक्का बक्का रह गए आपका वो यूट्यूब इंटरव्यू देख के कि ये क्या कर रहे हैं काजी साहब। लार्जर बेंच बनाया नहीं, इनको तजवीज़ दी गई और जाके मीडिया पर तरदीदें कर रहे हैं। ये किस किस्म की हरकत कर रहे हैं? ठीक है, तो ये बताइए, ये मुशावरत थी या क्या था? इसको किस में लिखेंगे कि ये मुशावरत नहीं हुई? जजेस में आपस में कोई बात ही नहीं हुई? कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई सिरे से जिक्र ही नहीं हुआ? ये आप कहना चाह रहे हैं? इतनी बददयांती, इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे थे बेंच में बैठ के। क्यों? क्योंकि आपके टाउट ने आपकी टीम से यह खबर वहां पे भिजवाई और फिर आपके टाउट ने ये तरदीद करवा के दरअसल उस रिपोर्टर को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि आपका टाउट हमेशा नौजवान सहाफियों से इनसिक्योर रहता है। इफ़त हसन रिजवी इतना खूबसूरत शायरी कोई लिखता हो, वो भी जब आपके टाउट के साथ काम कर रही थी तो आपके टाउट ने उनका जीना हराम किया हुआ था। जो भी सहाफी आज तक आपके टाउट के साथ जिसने काम किया, आपके टाउट ने उसका जीना हराम किया, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट शख्स सवाए टाउटी के और कुछ नहीं कर सकता, तो वो लोगों की जड़ें काटता है। ठीक है, और आप अब उस टाउट के कहने पर उस जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे थे। ये आपका कैलिबर रहेगा, क्योंकि आपका टाउट चाह रहा है कि अब वो किसी तरह से कुछ किया जाए और ये सब कुछ हो। ये है आपकी टोटल हासिल। इस लेवल पर आप आए हैं कि आप सहाफियों को इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं कि आपका टाउट कह रहा है अब उसको टारगेट करें, अब उसको टारगेट करें, अब उसको टारगेट करें। ये आपका लेवल आ गया है इतना नीचे कि आप नौजवान सहाफियों को बजाय कि उनकी हौसला अफजाई हो, आप उनको टारगेट करें बेंच में बैठ के। इतना नीचे गिरेंगे, इतना नीचे, इतना नीचे। ये है आपका असल कैलिबर, ये है असल काजी फैज ईसा। इतनी बड़ी ग्रेट डिसेप्शन होगी हमारे साथ, हमें समझ ही ना आई। और फिर आप बातें करते हैं कि सच बोलो सच आजाद करेगा। तो सच बोलिए ना, अपना व्हाट्सएप दीजिए, फॉरेंसिक करवाइए कि आपकी बातचीत हुई कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर साथी जजेस से कि नहीं। सच बोलिए तो पूरा बोलिए, झूठ मत बोलिए काजी साहब। और ये आप बोल रहे हैं और मुसलसल बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं आपको। और 13 जनवरी के फैसले के बाद से आप मुसलसल मीडिया पर गरज रहे हैं। जड़ा वाला केस में 10-12 मिनट आपने मीडिया पर लगा दिए, आज मीडिया पर लगा दिए। कभी ये यूट्यूबर कैसे होते हैं, ये मोबाइल हाथ में आ जाए तो खुद को सहाफ़ी लोग समझने लग जाते हैं। खबर दे के तो कहते हैं जिम्मेदारी खत्म होगी। ये डॉन में खबर लग कैसे गई धांधली के बारे में? क्योंकि आप वर्ड धांधली को सुनना ही नहीं चाहते, आप पैनिक मारते हैं। आपके अंदर का चोर आपको तंग करता है क्योंकि आपने धांधली करवाई है इस इलेक्शन में। आपने 13 जनवरी का फैसला करके धांधली इंश्योर की है इस मुल्क में। अवाम की विल, अवाम के मैंडेट को अंडरमाइन किया आपने 13 जनवरी को। और आज आप बातें करते हैं और आप बैठ के बेंच के अंदर बैठ के आप किसी को बोलने नहीं देते, वकील को नहीं बोलने देते, उनसे बदतमीजी शुरू हो जाते हैं।